हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th की मैथ पे। जहां पे आज हम बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो भी पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है जहां पे हम बात करेंगे कि रूट 2, रूट 3 या रूट 5 एक किस प्रकार से अपरिमेय संख्याएं होती हैं और इनको कैसे सिद्ध किया जाता है। तो ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है उन सभी स्टूडेंट के लिए जो कि क्लास 10th की मैथ की प्रिपरेशन करते हैं और जहां पे उनसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सिद्ध कीजिए कि रूट 2, रूट 3 या रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आज हम डिटेल से समझेंगे कैसे आप इनको सिद्ध कर सकते हैं बहुत आसानी से, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लगेंगे उस पर भी हम डिटेल से बात करने वाले हैं। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो यहाँ पे हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। उसके बाद हम देखेंगे कैसे आप सिद्ध कर सकते हैं कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होती है। तो अगर यहाँ पे हम बात करें परिमेय संख्याओं की, तो परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें भिन्न के रूप में और धनात्मक संख्याओं, ऋणात्मक संख्याओं और शून्य के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसे P/Q रूप में लिखा जा सकता है जहां पे Q शून्य के बराबर नहीं होता है। कहने का मतलब कोई भी संख्या जैसे आपको मान लिया दी गई हो, जैसे कि यहाँ पे हम लिखते हैं 2/4 या 2 यहाँ पे मान लो 2 आपने 5 लिखा है या 2/6 लिखा है। तो इस प्रकार की जो भी संख्याएं होती हैं इनको हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। जहां पे आप देख सकते हैं 5 और 6 कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकते। वहीं पे अगर हम बात करें दूसरे प्रकार की संख्याएं जो होती है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं वह संख्या होती है जो कि परिमेय संख्या नहीं होती, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और अपरिमेय संख्याएं जैसे कि आपका रूट 3 हो जाता है, रूट 5 हो जाता है, या कुछ दशमलव की संख्याएं होती हैं जिन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे आज हम सबसे पहले एग्जाम्पल पे बात करते हैं जो कि दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। और ये क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड में 2019, 22 और 23 के अंदर पूछा गया है। और ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेते हैं कि कैसे सिद्ध किया जाएगा कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसके ऊपर आधारित अब हर एक प्रकार के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो रूट 7 का हो, चाहे रूट 9 का हो, चाहे रूट 5 का हो, या रूट 2 प्लस रूट 3 हो, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पे जैसे कि कहा गया है कि रूट 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या आपको सिद्ध करना है। और हम सभी जानते हैं कि जब भी कोई चीज होती है तो उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, वो दो प्रकार की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर सकता। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास ये मार्कर है जो कि रेड कलर का चलता है और ये दूसरा मार्कर ब्लैक कलर का चलता है। तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि ये जो ब्लैक कलर का मार्कर हो रेड कलर में चलने लगे, या जो ये रेड कलर का मार्कर है ये ब्लैक कलर में चलने लगा। तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। इसी प्रकार से जो संख्या है, अगर वो परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्याओं के जो भी उनके गुण होते हैं उनको फॉलो करेंगे। अगर वो अपरिमेय संख्या है तो अपरिमेय संख्याओं के गुण को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे मान के चलते हैं कि रूट जो हमारा यहाँ पे 2 है वो एक क्या है, अपरिमेय संख्या के बजाय परिमेय संख्या है। अर्थात इसको हम क्या मान लेते हैं कि रूट 2 एक जो यहाँ पे परिमेय संख्या है, वो परिमेय संख्या अभी हम जानते हैं जिसको हम क्या कर सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। वो क्या होती है, एक अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको रूट 2 को जो हम P/Q के रूप में लिख लेते हैं और इसको हम क्या कर लेते हैं, मान लिया समीकरण 1 ये हमारी समीकरण हो जाती है। अब इस समीकरण 1 में अगर हम बात करें जहां पे P और Q में कोई भी सह-आभास संख्या नहीं है। सह-आभास संख्या का मतलब होता है कि अगर इनमें दोनों में कोई भी उभयनिष्ठ संख्या मिल जाए, जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे 2 और 5 लिखा है, 2/5, तो यहाँ पे इन 2 और 5 में कोई भी उभयनिष्ठ संख्या नहीं है। लेकिन यहाँ पे 2 और 6 को अगर देखा जाए तो 6 में क्या होगा, 3x2 लिखा होगा। इसका मतलब 6 में क्या है, आपको यहाँ पे 2 मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, एक उभयनिष्ठ संख्या है। तो ये देखा जाए एक प्रकार से पूर्ण जो है आपकी अपरिमेय संख्या नहीं है। 2/5 आपकी अपरिमेय संख्या है। अर्थात यहाँ पे अगर आप मासा निकालेंगे तो यहाँ पे मासा आएगा 1, यहाँ पे मासा निकालेंगे तो आपका यहाँ पे
मासा आएगा 2। तो इस प्रकार से जो भी आपकी परिमेय संख्याएं होती हैं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होना चाहिए या जिनका मासा 1 होना चाहिए, वो संख्याएं हमारी पूर्ण परिमेय संख्या कहलाती हैं। तो यहाँ पे जो हमने p बटे q लिया, इसके अंदर कोई भी सआभाज्य संख्या नहीं है, अर्थात इनका मासा यहाँ पे निकाला जाएगा तो 1 आएगा। और ये जो हमारा q होगा ये कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। अगर नीचे 0 आ जाएगा तो इनडिटरमाइंट हो जाता है, इसलिए कभी भी कोई भी परिमेय संख्या के नीचे 0 नहीं आता है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो समीकरण हमारी एक, इसका हम नाम दे देते हैं और इस समीकरण के दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। वर्ग करने पे हमें क्या प्राप्त होता है, देखो 2 का वर्ग हो जाएगा √2 और 5 p बटे q का वर्ग। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा अगर नोट करके यहाँ पे कुछ चीजें लिख देना चाहें तो जब भी कभी किसी का रूट लगा हो, जैसे √a लगा हो और रूट का अगर स्क्वायर कर दिया जाए तो हमेशा a आ जाएगा, रूट हट जाता है। तो इसी प्रकार से √2 है तो यहाँ से स्क्वायर किया जाएगा तो 2 हट जाएगा और यहाँ पे p² बटे q² आ जाएगा। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2q² बराबर p² हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो चीजें q और 2 अर्थात q² और 2 का आपस में मल्टीप्लाई है जो कि p के स्क्वायर के बराबर है। इसको थोड़ा सा इधर हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि यहाँ पे क्या चीजें बताने वाले हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे आपसे लिखा हो 2 लिखा हो, फिर यहाँ पे आपका 4 का स्क्वायर लिखा हो तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 चौको 16 दूनी क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से इधर लिखा गया, या ऐसे इसको आप चाहे लिख सकते हैं जैसे कि मान लो यहाँ पे 16 लिखा हो, या इसको मिटा देते हैं एक बार, तो यहाँ पे से 16, तो 16 को हम क्या कर सकते हैं 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं और यहाँ पे आप चाहे तो 2 गुणे यहाँ पे आप भी लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, या किसी भी टाइप से आप इन संख्याओं को बहुत आसानी से लिख सकते हैं। जैसे कि 2 लिखा फिर यहाँ पे 4 लिखा तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, या यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसको 8 लिखते 2 बट 16 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी अगर हम बात करते हैं इसकी, किसकी बात करते हैं, यहाँ पे 2 की बात करें तो आप देखेंगे 2 क्या है, इसको विभाजित कर सकता है क्योंकि यहाँ पे 4 का स्क्वायर मतलब 16, और 16 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 8 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो 2 क्या है, इस वाले को भी विभाजित करेगा और यहाँ पे आप चाहें तो देखेंगे 4, क्योंकि 4 को क्या हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, इसलिए 2 जो है यहाँ पे 4 को विभाजित करेगा और 2 जो इसके स्क्वायर को विभाजित करेगा। वही चीज यहाँ पे हमने लिखा है कि 2 जो है ये p² को विभाजित करेगा और 2 जो यहाँ पे p को भी विभाजित करेगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जब दोनों को विभाजित करता है, चाहे p² हो चाहे p हो, तो इसका मतलब 2 इसमें गुणनखंड होगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जब ये 4 का स्क्वायर को विभाजित करता है या 4 को, इसका मतलब यहाँ पे इसके अंदर एक गुणनखंड 2 का मिल रहा है, जिस कारण से ये 2 इन दोनों चीजों को विभाजित करता है। तो वहीं पे मैंने लिख दिया कि 2 p² या p को विभाजित करता है, अतः p जो है 2 का एक गुणज होगा, अर्थात कहने का मतलब है कि एक गुणनखंड यहाँ पे 2 होगा। इसको हम थोड़ा सा, अभी तक तो हमने समझ लिया कि p में एक कोई गुणनखंड 2 है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा फिर से थोड़ा सा मानते हैं, तब हम p बराबर अगर हम मान ले 2m, अर्थात p बराबर हम क्या मानते हैं 2m मान लेते हैं, लिख सकते हैं जहां पे m कोई पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब 1 2 3 4 5 6 कोई भी पूर्णांक हो सकता है। तो यहाँ पे एक के जगह पे आई एम सॉरी, यहाँ पे a नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका p। तो p के जगह पे अगर हम 2m लिख देते हैं तो क्या होगा, ये समीकरण आप 2 में रखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 2 का स्क्वायर तो ऐसे रहेगा, p के जगह पे 2m हो जाएगा तो 4m² हो जाएगा और यहाँ से दोनों तरफ अगर हम 2 को कट कर देंगे तो यहाँ पे 2 हट जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा। इसको इधर से इधर कर देंगे 2m² इधर हो जाएगा और q² इधर हो जाएगा। ये समीकरण हमारे यहाँ पे 3 बन गई। अब यहाँ पे अगर आप इस समीकरण देखें और इस समीकरण को देखें, यहाँ पे ये जो दोनों आपकी समीकरण है ये लगभग क्या सिमिलर आपको दिखाई दे रही होंगी, बिल्कुल सिमिलर दिखाई दे रही होंगी, क्योंकि यहाँ पर भी देखो 2m का स्क्वायर बराबर q², यहाँ पे 2q² बराबर p²। तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन यही होने वाली, क्योंकि 2 क्या करेगा q² को विभाजित करेगा और 2 जो है q को भी विभाजित करेगा इसी प्रकार से। तो इसका मतलब कहने का ये हो जाएगा कि 2 जो है q² को या q को दोनों को विभाजित करता है, इसका मतलब q के अंदर भी एक ऐसी कोई 2 संख्या गुणज होगी जिस कारण से ये 2 इसको विभाजित करता है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कोई संख्या अगर किसी दूसरी संख्या को विभाजित करती है, इसका मतलब उसके अंदर वो गुणज होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हम लिख के आपको दिखाते हैं, जैसे कि मान लो अगर 2 6 को विभाजित करता है, इसका मतलब
6 में क्या होगा, 3 गुणे 2 होना चाहिए था, 2 होना चाहिए। अगर मान लो 4 ये 16 को विभाजित करता है, इसका मतलब इसके अंदर क्या है, 4 आना चाहिए। अगर ये 9 18 को विभाजित करता है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 2 गुणे 9 आना चाहिए, तभी विभाजित करेगा। इसी प्रकार से अगर ये क्यू स्क्वायर को या क्यू को 2 विभाजित करता है, इसका मतलब क्यू स्क्वायर या क्यू के अंदर 2 आना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं समीकरण 2 से और समीकरण 3 से हम कह सकते हैं कि P के अंदर भी 2 आता है और यहाँ पे देखेंगे Q के अंदर भी 2 आता है। तो इस प्रकार से हमने तो अभी माना था यहाँ पे कि इसके अंदर तो कोई गुणनखंड है ही नहीं, अर्थात एक के छोड़ के इसके अंदर कोई गुणज नहीं है। लेकिन यहाँ पे जब हमने सॉल्व किया तो यहाँ पे हमें प्राप्त हुआ कि P के अंदर 2 का गुणनखंड है। इसी प्रकार से Q के अंदर भी यहाँ पे आपने सॉल्व किया, देखा Q के अंदर भी एक गुणनखंड है। तो इसका मतलब हमारा जो विरोधाभास हो गया, क्योंकि हमने जो मान के चला था वो हमारा कथन गलत हो गया, क्योंकि समीकरण 2 और समीकरण 3 से हम कह सकते हैं कि P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, परंतु यह इस तथ्य का विरोध करता है कि P और Q में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो सकता, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिखा था P और Q का सह आभास संख्या है, अर्थात इनके बीच में एक को छोड़ के कोई और गुणनखंड नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे सिद्ध किया तो समीकरण 2 से और समीकरण 3 से हमें प्राप्त हुआ कि इनके अभाज्य गुणनखंड 2 आ जाते हैं, इसलिए हमारा विरोधाभास गलत हो गया। कहने का मतलब हमने मान के चला था कि ये परिमेय संख्या है, लेकिन ये परिमेय संख्या ही नहीं बची। जब ये परिमेय संख्या नहीं होगी तो हमने अभी पहले बताया था जो परिमेय संख्याएं नहीं होती वो हमारी क्या कहलाती, अपरिमेय संख्याएं कहलाती। कहने का मतलब तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारा P यहाँ पे देखेंगे तो हमारी जो √2 है एक प्रकार से क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक और एग्जांपल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें फिर से पूछा गया है कि आप सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या होती है। सेम कॉन्सेप्ट ऐसे ही लगाना है, सेम तरीके से सॉल्व करना है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान के चलेंगे कि √3 क्या एक प्रकार से परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या होगी तो परिमेय संख्याओं के जो भी गुण होते हैं, जो भी प्रॉपर्टी होती है, उनको फॉलो करेगा। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि √3 जो हमारा है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं √3 एक परिमेय संख्या है, तो √3 बराबर P बटे Q हो जाएगा। और यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि P बटे Q जो हमने लिखा है ये एक परिमेय संख्या है, इसलिए इनके कोई भी सह गुणनखंड नहीं होंगे, अर्थात इनका मासा हमेशा एक ही आएगा, ना कि एक से कोई दूसरी संख्या। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, लिखा है P और Q सह संख्या है, अर्थात इनका मासा एक होगा और Q के बराबर कभी भी 0 नहीं हो सकता। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पे समीकरण 1 का, तो यहाँ पे हमें क्या, √3 का स्क्वायर बराबर P बटे Q स्क्वायर। तो यहाँ पे हम जानते हैं कोई भी अगर रूट है तो उसका स्क्वायर किया जाएगा, तो रूट हट जाएगा, संख्या a आ जाएगी। तो यहाँ पे 3 बराबर P स्क्वायर बटे Q स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना होता है, यहाँ पे जो 3Q स्क्वायर है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3Q स्क्वायर हो जाएगा और P स्क्वायर, इसका हम समीकरण नाम 2 दे देते हैं। अब यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि ये जो 3 है ये P स्क्वायर को विभाजित करेगा, तो 3P को भी विभाजित करेगा। जैसे कि मैंने कई बार आपको यहाँ पे दिखा दिया, जैसे कि लिखा हो 3 गुणे यहाँ पे मान लो 6 लिखा हो, और यहाँ पे लिखा हो जैसे, या सिंपल से मान लो यहाँ पे 9 का स्क्वायर लिखा है, ठीक। तो 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 81 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 9 गुणे यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा आसान भाषा में बात करें, 3 गुणे कुछ भी लिखा है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, ये मान लो 81 या 9 का स्क्वायर लिखा, क्या लिख दिया, 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 81 हो जाता है। या यहाँ पे आप चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 8 और 9 लिख सकते हैं, इस प्रकार से यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख क्या रहे होंगे कि 3 जो है 9 स्क्वायर को विभाजित करता है, तो ये 9 को भी विभाजित करेगा, क्योंकि 9 क्या है, 3 गुणे 3 है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप कह सकते हैं कि 3 जो P स्क्वायर को विभाजित करेगा तो 3P को विभाजित करेगा। इसका मतलब क्या है कि P स्क्वायर और P के अंदर एक ऐसा गुणनखंड 3 होगा जिस कारण से ये 3 से विभाजित हो जाता है। अब इसी में हम थोड़ा सा और मान के चलते हैं कि P बराबर मान लिया 3m है, तो यहाँ पे जहां पे ये हमारा P स्क्वायर है वहां पे हम 3m लिख देंगे। तो m लिखने पे 3m का स्क्वायर था 9m स्क्वायर हो जाएगा, दोनों तरफ 3 कट जाएगा, तो Q स्क्वायर बराबर 3m, अर्थात 3m स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से पुनः देखेंगे कि 3 जो है क्या है, Q
स्क्वायर को विभाजित करेगा और 3q को भी विभाजित करेगा। इस प्रकार से पुनः हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक ऐसा गुणनखंड होगा q स्क्वायर और q के अंदर 3 का, जिस कारण से 3 से क्या होता है, विभाजित हो जाता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि p के अंदर भी एक 3 आ रहा संख्या और q के अंदर भी 3 संख्या आ रही, लेकिन हमने माना था कि यहाँ पे p और q के बीच में कोई भी ऐसे सह आभाज्य गुणनखंड नहीं है, केवल है तो केवल यहाँ पे एक है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि समीकरण 2 और समीकरण 3 से हम कह सकते हैं कि P और Q का सह या का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, परंतु यह इस तथ्य का विरोध करता है कि P और Q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो ये हमारी गलत कॉन्सेप्ट हो गई। तो जिस कारण से अगर हम बात करें जो हमने मान के चला था वो कॉन्सेप्ट हमारी गलत हो गई, अर्थात हमने माना था कि √3 क्या एक परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पे सॉल्व किया तो एक परिमेय संख्या ही नहीं निकली। इस कारण से हमारी √3 क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे एक आपको क्वेश्चन देते हैं होमवर्क के लिए, जो कि आपको सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या होती है। इस क्वेश्चन को आप सिमिलर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको 2 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करना सिखाया है। डिटेल से सॉल्व कर सकते हैं। अगर किसी को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इस पर भी मैं एक डिटेल से वीडियो सेपरेट बना दूंगा, जहां पे आपको सॉल्व करना सिखा दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर जब मिलेंगे वहां पे आपको सिद्ध करके दिखाएंगे कि 7 मल्टीप्लाइड बाई √5 एक अपरिमेय संख्या होती है कि नहीं होती है। अगर होती है तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, कैसे सिद्ध किया जाएगा। तो अगले वीडियो मिलेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ में, कुछ नए ट्रिक्स के साथ में। जब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आप हमारे हर एक नए वीडियो को देखना चाहते हैं तो इसके लिए प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। अगर आप इसी वीडियो को इंस्टाग्राम फेसबुक पर देखते हैं तो प्लीज हमें फॉलो कर लें।